created automatically when you import two or more tables simultaneously from a database. मतलब ये जो डेटा मॉडल है वो इनेबल क्या कर देता है, मल्टीपल टेबल को इंटीग्रेट करने के लिए इनेबल हो जाता है। मल्टीपल टेबल को इंटीग्रेट करेगा और उसके बेस पे आप जो भी एनालिसिस वाला काम करना है यूजिंग पिवोट टेबल, पावर व्यू, किसी भी टूल को यूज करके आप उस डेटा को एनालाइज और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? तो ये था हमारा डेटा मॉडल की कहानी की भाई डेटा मॉडल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब आप मल्टीपल टेबल की बात करें। अब बात पावर पिवोट के मिलने की, ये अवेलेबल कहां है? तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसमें तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, ऑफिस 365 हो गया, ऑफिस 2019 हो गया, इन सब वर्जन में आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होंगे। ये पावर पिवोट कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग ऑफिस प्रोडक्ट्स। इन सब वर्जन में आपके पास अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि कहां-कहां मिलेगा। और साथ के साथ अगर मेरे पास ऑफिस 2010 वर्जन है, अगर आपके पास 2010 वर्जन है तो उसमें इनबिल्ट नहीं मिलेगा, आपको अलग से प्लगइन्स डाउनलोड करना। याद रखिएगा, अगर आपके पास ऑफिस 2010 है, कोशिश किया कीजिए अब कम से कम 2013, 16, 19 तो ना लीजिए, है ना? तो अगर 2010 आप यूज कर रहे हैं तो आपको वो पावर पिवोट का अलग से प्लगइन्स होगा, वो आपको डाउनलोड करना होगा, तो आप इंस्टॉल करें। साथ के साथ लेटेस्ट वर्जन में तो कई सारे अवेलेबल हैं, 2013 आपको अवेलेबल होंगे, 2013 के भी अलग प्रोडक्ट आते हैं, स्टूडेंट, ऑफिस, होम, प्रोफेशनल, कुछ में होंगे, कुछ में नहीं होंगे। ये बताना चाह रहा है कि इनमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि मेरे पास ऑफिस 10 के 5 का वर्जन है, मतलब 13 है, 16 है, 19 है, मेरे में है या नहीं? अभी बताते हैं। ये आपने एक्सेल खोल लिया और एक्सेल ओपन हो जाने के बाद आपका जो भी वर्जन है, उसके बेस पे एक्सेल के ओपन हो जाने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि पावर पिवोट मेरे में बाय डिफॉल्ट मतलब इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो आपको क्या करना है बता देता हूं। यहाँ पे मेरे वाला दिखा रहा है आपको पावर पिवोट, ये लीजिए। अब देखिए में पावर पिवोट यहाँ पे दिखाई दिख रहा था, मैंने दिखाया है, मतलब कैसे दिखाया वो आपको बताया। फाइल में चले जाइए और यहाँ पे मेरे आपके वर्जन में ऑप्शंस, ऑप्शंस में चले जाएं और यहाँ से फिर आप चले जाएं एडिंस। वो एडिंस था नहीं वहाँ पे, डिफॉल्ट वाले अपने आप ही आता है, आपको इनेबल करना होता है। तो आपने एडिट्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे चले जाएँ आप कॉम एडिट्स, है ना? कॉम एडिट्स में गो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट, पावर मैप, पावर व्यू और ये जितने भी अनचेक हैं, इसको चेक करने की एक-एक करके बारी आएगी। मतलब हम एक-एक करके सीखेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या सीखना है? अभी हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट फॉर एक्सेल। ये आपके सामने है, इसको आपको चेक करना है और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ दिख रहा है, आपके वाले में भी सेम कहानी 2010 के केस में अगर आपके पास वर्जन होगा तो वहां से पहले इंस्टॉल कर लेना और फिर यहां से आके एक्टिवेट कर लेना, इनेबल कर लेना उसको, है ना? कर लिया। अब मान के चलते हैं पावर पिवोट आपने इनेबल करके तैयार है। तो अब हम दर्शन करना चाहेंगे पावर पिवोट का। ये रहा पावर पिवोट और अभी 1 2 3 4 5 6 ही तो इसमें बटन्स आइकन्स बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? ये तो बड़ा छोटा सा है। अभी तो इंटरफेस उसका आया भी नहीं। उसका इंटरफेस आएगा तब जब आप एक डेटा को उठा के इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहला इंपोर्ट पावर पिवोट का आपके सामने। ये रहा मेरे पास एक टेबल, ये रहा दूसरा टेबल और ये रहा तीसरा टेबल। 3 टेबल मान के चलते हैं आपके पास। ठीक? और एक-एक करके मैं तीनों टेबल को एक ही डेटा मॉडल में इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये टेबल है ना, इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इंपोर्ट करने की बात करेंगे दैट मींस इस डेटा को ऐड करने की बात करेंगे। ये जो अभी मेरा इंटरफेस दिख रहा है, ये किसका इंटरफेस है? आपको खुद पता है इसी के साथ तो रोज खेलना होता है हमारा। ये एक्सेल का इंटरफेस है। दैट मींस पावर पिवोट का इंटरफेस अलग होगा अगर वो एक अलग टूल है तो। तो टूल अगर अलग है तो उसका इंटरफेस भी अलग होगा। ये अभी जो आपको दिख रहा है, ये पावर पिवोट का इंटरफेस नहीं बोलेंगे इसको, ये पावर पिवोट का टैब है। ठीक, ये टैब है ना पावर बिल्ड का। अब जब मैं डेटा मॉडल में इस डेटा को उठा के ऐड करूंगा तो ये मुझे जहां लेके जाएगा वो लेके जाएगा पावर बिल्ड के इंटरफेस पे जहां पे हम बैठ के पावर बिल्ड पे काम करेंगे। ठीक, तो ये रहा मेरे पास डेटा। साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट, ये जो अभी आपको डेटा दिख रहा है ये तो रेंज है ना, ये नॉर्मल डेटा बना हुआ है। पावर बिल्ड कभी भी इस नॉर्मल रेंज पे काम नहीं करता है। जैसे आपको क्या करना होगा कि इस रेंज को उठा के पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा, डायनामिक बनाना होगा, मतलब इसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप कर दें टेबल में कन्वर्ट तो अच्छी बात है और अगर आप भूल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा खुद बहुत समझदार है। देखिए अगर मैं इसको सीधे डेटा मॉडल में ऐड करने की कोशिश करूंगा तो बोलेगा भाई साहब पहले टेबल बना देता हूं, आप बनाएंगे मैं बना दूं। देख लीजिए अब आप इस पे क्लिक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको डेटा मॉडल में लेके जाने से पहले देखो क्या कह रहा है। पहले क्या करना होगा, क्रिएट टेबल। ओके कर दोगे तो पहले टेबल क्रिएट करेगा, उसके बाद आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। इतना कष्ट इसको क्यों देते हैं, इतना काम तो हम खुद ही कर सकते हैं। कंट्रोल टी, कन्वर्ट इनटू टेबल, एंटर। तीनों को मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं, इससे काम आसान। अब आपने क्या किया, टेबल में डेटा को कन्वर्ट कर दिया और जब डेटा को आपने टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो ये रहा, इस टेबल का अपना एक आइडेंटिटी होगा, अपना एक नाम होगा।
इसका भी अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक नाम है और तीसरे का भी अपना एक आइडेंटिटी है। कहाँ है वो आइडेंटिटी? तो वो आइडेंटिटी है, इस पे क्लिक करने के बाद डिजाइन में जाके देखिए यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नाम रखा कीजिए। सेल्स, कस्टमर, इससे पहचान होती है टेबल। नहीं तो टेबल 1 टेबल 2 से पता ही नहीं चलता। जैसे कि मान के चलते हैं ये मेरे पास कस्टमर का डेटा है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम कस्टमर। 3 टेबल बना दिया आपने। कस्टमर, प्रोडक्ट और तीसरा है आपका पेमेंट। ठीक? अब क्या करते हैं हम एक टेबल उठाते हैं और अपने चले जाते हैं पावर पिवोट में और सबसे पहला काम ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है? ऐड करते हैं इसको उठा के अब आपसे टेबल नहीं बन पाएगा क्योंकि टेबल आपका खुद बना चुके हैं आप लोग। ये जो अब लोड हो रहा है वो हो गया। इतना टाइम कहाँ? हो सकता है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्लो होता है, उसके बाद तो सुपर फास्ट है। ये आपका डेटा है, तो उठा पहला काम ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है? ऐड करते हैं इसको उठा के अब आपसे टेबल नहीं बन पाएगा क्योंकि टेबल आपका खुद बना चुके हैं आप लोग। ये जो अब लोड हो रहा है वो हो गया। इतना टाइम कहाँ? हो सकता है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्लो होता है, उसके बाद तो सुपर फास्ट है। ये आपका डेटा इसमें कहां पे ऐड हो गया है? डेटा मॉडल में। साथ के साथ इसकी एक और बहुत ब्यूटी है कि मुझे ये चेक करना है कि कौन सा डेटा ऐड हुआ। क्या पता ऑप्शन आप दिखा रहा हो, तो वापस जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप ऑल्ट टैब जैसे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव करते हैं, या यहीं पे होता है स्विच टू वर्कबुक। ये देखिए, या तो स्विच टू वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे तो वापस एक्सेल में अलग अलग आपको दो डायलॉग बॉक्स बन गया होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आपको दो डायलॉग बॉक्स अलग अलग दिख रहा होगा। देख रहे हैं? एक हमारा जो एक्सेल वाला फाइल है वो, और दूसरा मेरा पावर पीओट का अलग। साथ के साथ आपको और बता देना चाहता हूं, जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे क्यों इंपोर्ट किया। ठीक? इसका बेनिफिट क्या है, ये अलग से सेक्शन क्यों बना हुआ है? देख रहे हैं? ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है? आगे चल के बहुत आराम आराम से और डिटेल में डिस्क्राइब करते चलेंगे। थोड़ा सा आपको झलक दे देते हैं। ये जो आपको एक अलग सेक्शन दिया गया है, होता क्या है, लाखों डेटा होते हैं। 10-20 हजार वाली बात तो है नहीं, जिसके लिए मैं पावर पीओट यूज करूं। यहां तो लाखों डेटा की बात करनी है, तो जब लाखों डेटा होगा तो ये लाखों डेटा ना तो एक बार में लोड करता है, ना आपको एक बार में दिखाता है। आपको जितनी जितनी जरूरत होगी उतनी उतनी ही दिखाएगा, उतना उतना ही लोड करेगा। ये एक बार लोड वहां पे बैकएंड में हो चुका है। मतलब ये वाला जो आपका जो अलग से एक सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, पार्टीशन दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसमें जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला लिखते थे ना, तो ये भी तो एक्सेल ही है। ये देखो एक्सेल जैसा है तो सब कुछ है, देखिए सारे टैब आपको दिखेंगे। वैसे तो है सब कुछ, ठीक है? लेकिन ये एक्सेल का मतलब एनहांस्ड वर्जन है। उस पिवट टेबल को जो सीखते थे वही पिवट टेबल ही तो है, लेकिन उस पिवट टेबल का ये मास्टर वर्जन है। मान के चलते कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन तो मैंने पिवट टेबल में भी करके दिखाया था। लेकिन पिवट टेबल जब मैंने आपको सिखाया था, उसी टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे छोटा-मोटा कैलकुलेशन होता है। जब आपको थोड़े से ज्यादा बड़े फार्मूला पे काम करना हो तो वो वहां पे पिवट टेबल में बताया था, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, उसके थ्रू हमने फार्मूला लगाना सिखाया था। और यहाँ
यहाँ पे ये है टैक्स मेजर्स, इसको बोलते हैं मेजर्स, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। मेजर्स का मतलब ये टैक्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो देखिए वही वाला काम तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आपने सम लिखा, ये दिख रहे हैं कुछ कुछ नए नए फंक्शंस दिखने लगे होंगे, ये बहुत सारे आपको नए नए फंक्शन से भी दर्शन। तो अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वर्जन के साथ। क्या तो ये जो इंटरफेस है पावर पिवट का, और इसे इसकी जानकारी लेनी बनती है, और साथ के साथ मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा। अभी तो मैंने एक सिंगल वर्कशीट को इंपोर्ट किया, और साथ के साथ अगर आपको दूसरा डेटा इंपोर्ट करना है, मान के चलते ये अगेन फिर इस पे कर्सर रख दीजिए, ऐड डेटा टू द डेटा मॉडल। अब आपका ये दूसरा डेटा भी लोड हो गया। तो आपके सामने दूसरा डेटा अपलोड हो गया, लेकिन वो पहला कहां गया? तो उसको मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर होना चाहिए ना। उसके लिए हमारे पास पावर पिवट में मैनेजर भी है, ये देखिए मैनेज, ठीक है। ये मल्टीपल टेबल आपका देखिए एक साथ ऐड होता जा रहा है। तो एक साथ मल्टीपल टेबल को एक साथ एक जगह लाके फिर उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, बहुत सारी चीजें अभी हमें सीखना है। बट आपको पेशेंस रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट किया है। मैं कहीं कहीं से कोई भी टॉपिक उठा के कुछ भी वीडियोस व्यूज कमाने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं। मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप उसकी बारीकियों को। इसी उम्मीद में कि आप लोग पेशेंस के साथ एक एक कॉन्सेप्ट बारीकियों से सीख रहे हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के साथ साथ कहीं भी इंटरव्यू जब जाएं तो आपको खुद में गुरूर रहना चाहिए कि हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, और ये सारे के सारे एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोसेंट चैनल। थैंक यू दिल से। एमआईएस लर्निंग जर्नी में, चाहे वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए लर्निंग जर्नी हो, या एमआईएस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए लर्निंग जर्नी की शुरुआत एडवांस एक्सेल से, जिसकी शुरुआत हम लोग सिर्फ कर नहीं चुके हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से कर चुके हैं, और बहुत हद तक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेने के बाद एडवांस एक्सेल में हमें एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड मूव करने की जरूरत थी, और हमने मूव भी किया। तो वीडियो में लेके चलता हूं आप लोगों को आगे, और पावर क्वेरी का सफर ऑलरेडी जारी है, लेकिन पावर पिवट में जो पॉज लगा था उसको फिर से एक्टिव करते हैं, और आज के वीडियो प्रोसीड करता हूं अगेन पावर पिवट। तो पावर क्वेरी के ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का जो बेस बनाने के लिए हमने कुछ दिनों के लिए पावर पिवट को पॉज किया था। अब वो टाइम आ गया कि पावर क्वेरी तो हमारा चल ही रहा है, और साथ के साथ पावर पिवट भी पैरेलली किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि पावर पिवट के कॉन्सेप्ट की बात करो और उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बेसिक फंडामेंटल की बात करो, वो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, और उसके बेसिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार आप लोग फर्स्ट वीडियो पावर पिवट सीरीज का और सेकंड वीडियो पहले ये जरूर देख लें, उसके बाद यहां से आप लोग प्रोसीड करें, जिसमें मैं पावर पिवट के लास्ट वीडियो में डेटा इंपोर्ट तक की बात की थी। तो आज अगेन शुरुआत अपने पावर पिवट की उसी डेटा इंपोर्टिंग से करते हैं। मान के चलते हैं, डेटा इंपोर्ट करने के लिए डेटा टैब में जाऊंगा, और यहां से ये तो रहा हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म। मेरे पास एक कोई फोल्डर रखा है, जिस फोल्डर के डेटा को मुझे इंपोर्ट करना है। तो आप लोगों ने सीखा है कि फाइल में जाएं और यहां से फ्रॉम फोल्डर, कितने भी नोटपैड या सीएसवी फाइल हो सकते हैं। तो ये रहा मेरा वो डेटा जिसके अंदर 4 सीट रखे हुए हैं। तो इस डेटा फोल्डर पे सेलेक्ट किया और आपने ओपन कर दिया। तो यहां पे इस डेटा के अंदर जितने भी वर्कशीट होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आपके सामने वो चारों टेक्स्ट
फाइल आ चुका है जो उस फोल्डर के अंदर 4 सीट रखे हुए हैं। इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट का डेटा है। मैं यहाँ पे रेदर देन लोड करने के पहले मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा। हो सकता है कुछ मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करना हो, तो ये मैं करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो अभी बता रहा हूँ, ये एक तरीके से रिकैप दे रहा हूँ, क्योंकि पावर क्वेरी सीरीज में मैं ये सारी बातें कर चुका हूँ। अब इस तरीके से पावर क्वेरी एडिटर में ये सीट ओपन हो जाने के बाद यहां पे देखिए, है ना, इस पे कंबाइन फाइल्स 4 सीट अलग अलग हैं, उसके डेटा को मुझे क्या करना है, कंबाइन करके सिंगल फाइल में लेकर आना है। तो मैं इस पे कर दूंगा, ये फाइल मर्ज हो जाएगा। अभी आपके सामने आ गया इवनिंग, मॉर्निंग, जनरल और नाइट शिफ्ट का डेटा चारों उसके डेटा को मुझे क्या करना है,
कंबाइन करके सिंगल फाइल में लेकर आना है, तो मैं इस पे कर दूंगा, ये फाइल मर्ज हो जाएगा। अभी आपके सामने आ गया इवनिंग मॉर्निंग सीट ओपन हो जाने के बाद यहां पे देखिए, है ना, इस पे कंबाइंड फाइल्स 4 सीट अलग अलग हैं, उसके डेटा को मुझे क्या करना है, कंबाइन करके सिंगल फाइल में लेकर आना है, तो मैं इस पे कर दूंगा, ये फाइल मर्ज हो जाएगा। अभी आपके सामने आ गया इवनिंग मॉर्निंग जनरल और नाइट शिफ्ट का डेटा, चारों सीट कंबाइन हो गए। इसमें अगर मुझे इस कॉलम की जरूरत अब नहीं है, तो मैं यहां से इस कॉलम को क्या कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। अब मेरे पास इतने, ये रहा कॉलम रह गए। कोड, एम्प्लॉय नेम, शिफ्ट और प्रोडक्टिविटी। और अब नेक्स्ट काम क्या, क्लोज एंड लोड या क्लोज एंड लोड टू। तो अगर मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूं तो सीधे डेटा जाएगा और आपके सीट में उठा के लोड कर देगा क्लोज एंड लोड टू में। वहीं से आप अगर प्योर टेबल बनाना चाहते थे तो वहां से भी बन सकता था, या सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता तो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिश करके रख लीजिए, बाद में इसको यूज कर लेंगे। इस तरीके से ये चारों शिफ्ट का डेटा कंबाइन करके आपके सामने है, और ये कंबाइनिंग मेथड आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। अब यहां पे देखिए आपके सामने 3 टेबल है, ठीक है, और
किसी एक टेबल के मान के चलते हैं लुकअप वैल्यू के बेस पे किसी दूसरे टेबल में से कोई भी वैल्यू या कोई भी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है, तो आप लोगों को जो जहन में आएगा सबसे पहले आएगा वी लुकअप। आपने हमेशा वही वी लुकअप लगाया है, लेकिन रेदर देन थाउजेंड्स वी लुकअप लगाने के अगर मैं इन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दूं, तो डेटा को पुल कराने के लिए मुझे वो 1000 वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं डेटा को पुल करा के किसी दूसरे जगह पे ला सकता हूं, इवन कैलकुलेशन कर सकता हूं, फंक्शन अप्लाई कर सकता हूं, जो भी मैनिपुलेशन करना चाहे आप, वो सारे चीज पॉसिबल है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस डेटा, ये जो आपको टेबल्स का डेटा दिख रहा है, इसको उठा के डेटा मॉडल में रखना होगा। आपको सिखाया मैंने डेटा मॉडल का बेनिफिट। ठीक है, तो इसको उठा के डेटा मॉडल में जाकर रख देना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं, ये मेरा कस्टमर टेबल है, या तो मैं चाहूं तो यहीं पे टेबल्स का डेटा दिख रहा है, इसको उठा के डेटा मॉडल में रखना होगा। आपको सिखाया मैंने डेटा मॉडल का बेनिफिट। ठीक है, तो इसको उठा के डेटा मॉडल में जाकर रख देना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं, ये मेरा कस्टमर टेबल है, या तो मैं चाहूं तो यहीं पे डेटा टैब में जाके पहले ही रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूं यहीं से। अदरवाइज पहले मैं डेटा मॉडल में जाकर पहले डेटा उठाकर रख देता हूं, बाद में भी रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि अगर टेबल के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा तो किस बेस पे मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आऊं। तो एक्टिव कर्सर मैंने रख दिया कस्टमर टेबल पे, और अब आप लोगों को एक अलग से टैब दिख रहा होगा जिसका नाम है पावर पिवोट। ये मैं कैसे लेकर आया हूं ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैंने बोला आपको पहला और दूसरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद पावर पिवोट के तीसरे वीडियो से अब आप प्रोसीड कीजिए सीखना। तो यहां पे पावर पिवोट में आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड टू डेटा मॉडल। एक बार ही ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक बार आपको डेटा मॉडल में ऐड करना होगा, नहीं, एक बार डेटा मॉडल में ऐड हो गया आपका काम हो चुका है। ठीक है, बार बार आपको इस टेबल को उठा के डेटा मॉडल में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे मैंने कर रखा और अब मैं क्लिक कर रहा हूं ऐड टू डेटा मॉडल। तीनों टेबल को ऐड कर दूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन टेबल है हमारे पास। तीनों टेबल को उठा के मैं डेटा मॉडल में ऐड कर दूंगा। ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये आपको दिखेगा पावर पिवोट का इंटरफेस। दिख गया? ये देखिए पावर पिवोट का इंटरफेस दिखते ही क्या कह रहा है, दिस टेबल हैज ऑलरेडी बीन एडेड टू द डेटा मॉडल। मतलब ये ऑलरेडी मैं इससे पहले किसी क्लास में मैंने बताया होगा, तो ये डेटा मॉडल में मैंने ऐड कर दिया होगा। ठीक है, तो अ टेबल कैन ओनली बी एडेड वंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये टेबल डेटा मॉडल में ऐड है, तो मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब तीनों टेबल को डेटा मॉडल में ऐड कर देने के बाद क्या बुलाता है, मैंने पहले बताया था, अगर तीनों टेबल रिलेशनशिप नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। तो रिलेशनशिप अभी मुझे बनाना है या बना हुआ है, वहां मैंने बनाया नहीं था। डेटा टाइम में मुझे या तो वही रिलेशनशिप बना लेना चाहिए था, मेरा रिलेशनशिप तो बना हुआ है नहीं। अगर यहां रिलेशनशिप ऑलरेडी बना होता तो मैं यहां से डिजाइन में जाके मैनेज रिलेशनशिप में मैं चेक कर सकता था कि रिलेशनशिप बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। लेकिन अभी तो हमारे पास रिलेशनशिप बना हुआ नहीं है, तो या तो मैं क्या करता हूं, क्रिएट कर देता हूं रिलेशनशिप। तो यहीं पे डिजाइन टाइम में जाएंगे, देखिए, और यहां पे एक ऑप्शन दिखा होगा रिलेशनशिप के लिए, क्रिएट रिलेशनशिप। आप यहां पे डेटा मॉडल में क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप बना हुआ नहीं है, तो या तो मैं क्या करता हूं, क्रिएट कर देता हूं रिलेशनशिप। तो यहीं पे डिजाइन टाइम में जाएंगे, देखिए, और यहां पे एक ऑप्शन दिखा होगा रिलेशनशिप के लिए, क्रिएट रिलेशनशिप। आप यहां पे डेटा मॉडल में क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें आपको यहां पे दिख रहा है कि सेलेक्ट टेबल एंड कॉलम्स दैट रिलेटेड टू अनदर। जैसे कि यहां पे मैं चाहता हूं टेबल 3 का कस्टमर आईडी रिलेटेड है, मान के चलते हैं टेबल 1 में, बिल्कुल है, देखिए
आपने पकड़ लिया टेबल 3 का कस्टमर आईडी रिलेटेड है टेबल 1 के कस्टमर आईडी से, एक रिलेशनशिप। उसके अलावा यहां पे ओवर एड्रेस, एक तो तरीका ये हो गया कि आपने रिलेशनशिप इस तरीके से क्रिएट किया। दूसरा, अगेन टेबल 3 में कौन है, यहां देखिए टेबल 3 में दोनों है, प्रोडक्ट आईडी भी है और कस्टमर आईडी भी है, इसलिए मैंने टेबल 3 के लिए लगाया है। ये रिलेशनशिप का कांसेप्ट में पावर क्वेरी में भी और पिवट टेबल के जो लास्ट 2 वीडियो होंगे या 3 वीडियो उसमें भी मैंने रिलेशनशिप के ये 2 या 3 वीडियो बना रखा है रिलेशनशिप के स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आपको वीडियो वहां मिल जाएगा, एक बार वहां से जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, एक से काम नहीं चलेगा, एक और रिलेशनशिप क्रिएट। ये भी चले जाते हैं अगेन टेबल 3 का इस बार कौन, प्रोडक्ट आईडी रिलेटेड है किसके, टेबल 2 के, देख लीजिए आपने पकड़ लिया प्रोडक्ट आईडी से, ओके बटन प्रेस। ये दूसरा रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया। ये अगर आप देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश हुआ तो चलते हैं अपने होम टैब में। अभी हमारा कौन सा व्यू दिख रहा है आपको, ये हमारा डेटा व्यू, ठीक है। ये डेटा व्यू है, डेटा के बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा है टेबल्स का, लेकिन जिसमें तीनों टेबल दिख रहे होंगे आपको, ये रहा टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। लेकिन मुझे अगर इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो कि रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होता है तो उसके बगल में है डायग्राम, इसी को डायग्राम व्यू में आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा। और ये रहा मेरा डायग्राम व्यू, ये देखिए आपका ये टेबल 3 था और रिलेशनशिप देखिए जरा कैसे बन रखा है। टेबल 3 के बेस पे टेबल 1 और टेबल 2 का रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। आप लोगों का डेटाबेस का कांसेप्ट थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने एक्सेस पढ़ा हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एसक्यूएल का नॉलेज अगर आप लोगों को होगा तो ये डेटाबेस में रिलेशनशिप का कांसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वन टू वन क्या होता है, वन टू मेनी क्या होता है और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। अभी मैं इस दोनों टेबल में कौन सा रिलेशनशिप, वन टू वन की बात कर रहा हूं। साथ के साथ अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ एडिटिंग करना हो तो इसी लाइन पे क्लिक करके ये यहां पे देख सकते हैं एडिट रिलेशनशिप, वहीं लेके चला जाएगा। देखिए आराम से एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप, लेकिन इसी को थोड़ा सा हटाते हुए अभी जो आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया था उसमें भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ रही थी ये क्रिएट रिलेशनशिप में। इसको मैं चला जाता हूं मैनेज रिलेशनशिप में, यहां से भी आप जा सकते हो एडिट, मैंने अभी कर दिया डिलीट। मैं यहां से अगेन हटा रहा हूं रिलेशनशिप को, ठीक है। रिलेशनशिप हटते ही अब आपको टेबल इस तरीके से दिखने लगा होगा, देख लीजिए तीनों टेबल अलग, लेकिन वो जो आपने रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था उसके लिए इन टेबल्स में आपको उतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कैसे रिलेशनशिप आपने स्टेब्लिश किया था तो टेबल 3 का कौन, टेबल 3 का कस्टमर आईडी आपका रिलेटेड था टेबल 1 के कस्टमर आईडी से, ऐसे ही था। तो यहां से इसको ऐसे ड्रैग और इस पे जाके ड्रॉप हो गया, रिलेशनशिप स्टेब्लिश, ठीक है। मेरे हिसाब से आसान कुछ हो नहीं सकता है ना। उसी तरीके से जो अगर मैं टेबल 3 की फिर से बात करूं तो उसी का प्रोडक्ट आईडी रिलेटेड है टेबल 2 के प्रोडक्ट आईडी से, ये दूसरा रिलेशनशिप, ठीक है। दो रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया और देख लीजिए ये ज्यादा आसान तरीका हुआ ना, वहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एक्सेस वाला काम हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसी तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपने रिलेशनशिप बना दिया। आप जितने भी टेबल में पावर क्वेरी वगैरह में भी आपने यूज किया है रिलेशनशिप, अब आप इसी तरीके से आसान तरीके से अगर आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो तो मुझसे पूछने की आपको जरूरत नहीं होगी। साथ के साथ वापस अपने सोर्स डेटा पे आ जाने के बाद मुझे फिर से एक बार जाना होगा पावर पीओ
मोड में, तो यहां पे अब आपको ऐड टू डेटा मॉडल करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ऑलरेडी डेटा मॉडल में आपने डेटा को ऐड कर दिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है मैनेज। यहां देखिए मैनेज, कुछ भी एडिट
एडिटिंग करना होगा तो आप मैनेज की बात करेंगे। मैनेज में आपको कुछ दिख रहा होगा यहां पे दो चीजें। एक ये नीचे वाला लाइन कुछ दिख रहा है आपको, ये देखिए, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेजर्स। मतलब मेजर जो है ये फॉर्मूला लिखने के काम आता है। जो डैक्स के फॉर्मूला लिखोगे, आगे चल के अब डैक्स ही शुरू होगा, ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला आपको अलग अलग फॉर्मूला दिखेंगे, एक्सेल से अलग फॉर्मूला सारे, वो सारे आप या तो यहां लिखोगे, या आपको मैंने सिखाया था पिवोट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, याद होगा आप लोगों को। तो ये या तो ये कैलकुलेटेड कॉलम वाली कैलकुलेटेड करना हो तो मुझसे पूछने की आपको जरूरत नहीं होगी। साथ के साथ वापस अपने सोर्स डेटा पे आ जाने के बाद मुझे फिर से एक बार जाना होगा पावर पिवोट में। तो यहां पे अब आपको ऐड टू डेटा मॉडल करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ऑलरेडी डेटा मॉडल में आपने डेटा को ऐड कर दिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है मैनेज। यहां देखिए मैनेज, कुछ भी एडिटिंग करना होगा तो आप मैनेज की बात करेंगे। मैनेज में आपको कुछ दिख रहा होगा यहां पे दो चीजें। एक ये नीचे वाला लाइन कुछ दिख रहा है आपको, ये देखिए, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेजर्स। मतलब मेजर जो है ये फॉर्मूला लिखने के काम आता है। जो डैक्स के फॉर्मूला लिखोगे, आगे चल के अब डैक्स ही शुरू होगा, ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला आपको अलग अलग फॉर्मूला दिखेंगे, एक्सेल से अलग फॉर्मूला सारे, वो सारे आप या तो यहां लिखोगे, या आपको मैंने सिखाया था पिवोट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, याद होगा आप लोगों को। तो ये या तो ये कैलकुलेटेड कॉलम वाली जो कहानी है, या तो आप यहां पे लिखोगे फॉर्मूला डैक्स के कैलकुलेटेड कॉलम, या यहां लिखोगे कैलकुलेटेड मेजर्स, याद रहे। ये हो गया हमारा हिस्सा कैलकुलेटेड मेजर, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कैलकुलेटेड कॉलम का हिस्सा। जैसे कि मैं थोड़ा सा हिंट देके दिखा दे रहा हूं, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहीं पे लिख के दिखा दे रहा हूं। मान के चलते हैं यहां पे प्राइस है इस टेबल में, टेबल 2 में, टेबल 3 में क्वांटिटी है। मैं चाहता हूं यहां पे प्राइस इंटू क्वांटिटी होके आ जाए, है ना, टोटल प्राइस। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल प्राइस, कुछ भी टोटल प्राइस लिख दिया। जिस टोटल प्राइस में मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करना चाहता हूं, तो समस्या यह है कि क्वांटिटी मेरा इस टेबल में है और प्राइस किसी और टेबल में है। लेकिन आपको यह भी पता है उन टेबल्स में रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो रखा है। तो मैं क्या पास करूंगा, रिलेटेड। देख लीजिए, ये आपको फंक्शन कभी दिखा एक्सेल में नहीं दिखा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्या आपको सारे फंक्शन ऐसे दिखेंगे डैक्स के, जो ये एक्सेल से आपको अलग फंक्शन और इफेक्टिव प्रोडक्टिव फंक्शन दिखेंगे। एक से बेहतरीन एक फंक्शन डैक्स के। अगर आने लगा डैक्स तो क्या कहें, सोने पे सुहागा, है ना, वो वाला सिचुएशन जरूर बनेगा। तो अब हम किसकी बात करें, रिलेटेड। ये देखिए रिलेटेड फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। इसी के बेस पे रिलेटेड वैल्यू, ये आपका वी लुकअप मैच जैसे कहानी हो गया, ठीक है, रिलेटेड। अब आपको कौन से टेबल से चाहिए वो यहीं पे आपके सामने ऑप्शन है, जिस टेबल से आपको डेटा चाहिए। तो अभी यहां पे मुझे कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि कौन से टेबल का नाम कौन सा है,
तो कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पे खुद से चला जाऊंगा टेबल 2 में, चला गया और टेबल 2 का ले लिया मैंने प्राइस। टेबल 2 का प्राइस देख लीजिए किस तरीके से आएगा, ये टेबल 2 और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में उसका जो है फील्ड का नाम, ये हो गया टेबल का नाम, ये उसके कॉलम का नाम मतलब फील्ड का नाम। ठीक है, अगर मैं रिलेटेड करके ब्रैकेट बंद कर दूं तो क्या करेगा, वही प्राइस उठा के यहां ले आएगा, वो जो रिलेटेड प्राइस है उस टेबल में। देख लीजिए, एंटर प्रेस करके दिखा देता हूं, एंटर, और वो प्राइस आपको यहां पॉपुलेट कर दिया। अदरवाइज थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना चाहें तो रिलेटेड प्राइस इनटू क्वांटिटी है ना, टेबल 3 का क्वांटिटी, इस तरीके से एंटर प्रेस कीजिए। अब क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करके आपके सामने है ना, फॉर्मूला वाली कहानी यहां पे भी लगना स्टार्ट। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो जो मैंने कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम पिवट टेबल में कराया था, वो इसका बिल्कुल आंशिक बेसिक रूप था। जो उसका ब्रॉड लेवल है, मैंने उसी टाइम बताया था, वो ब्रॉड लेवल डैक्स की बात, वही डैक्स यहां पे इंट्रोड्यूस अभी किया नहीं, उसकी झलक दिखाया। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने रखता हूं क्रिएटिंग डेटा मॉडल, साथ के साथ हाउ टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस और हाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने एग्जांपल के जरिए तीनों ही फीचर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस। 3 फाइल दिख रहे होंगे, कस्टमर फाइल, प्रोडक्ट और सेल्स। और साथ के साथ आपको स्टार्ट में ही बता देना चाहता हूं, ये फाइल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों फाइल में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। आप लोगों के सामने 3 फाइल दिख रहे होंगे, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। भले ही ये अलग अलग फाइल रखे हुए हों, लेकिन कस्टमर की डिपेंडेंसी प्रोडक्ट और सेल्स पे हो सकती है, या सेल्स की डिपेंडेंसी कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, डेटा को उठाकर डेटा मॉडल में रखना, ये सारा सीखेंगे। यहां पे मेरे पास 3 टेबल है, इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अगर मैं इस टेबल के डेटा को अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपके सामने कस्टमर टेबल है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी रखा हुआ है, कस्टमर का नाम, जेंडर, एरिया और प्रोफेशन रखा हुआ है। अब हम दूसरे टेबल पे चलते हैं, जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, नाम है, साइज है, प्राइस रखा हुआ है। और तीसरा सबसे मेन टेबल कौन सा, वो है मेरा ये रहा सेल्स टेबल। अगर इसकी बात करो तो इसमें सेल्स आईडी है, डेट है, और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी और साथ के साथ प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी भी आपको दिख रहा होगा और नंबर ऑफ क्वांटिटी दिख रहा है। दैट मींस उन दोनों टीम का जो एक फील्ड है मेंबर, वो आपको यहां पे भी कॉमन दिख रहा होगा। जब तक कोई फील्ड कॉमन नहीं होगा, हम रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो अब नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं। मैं इस डेटा को उठा के डेटा मॉडल में रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, एक अलग से वर्कशीट क्रिएट कर लेता हूं और माय डेटा इसका नाम रख देता हूं। इस वर्कशीट के अंदर मैं डेटा मॉडल में सेपरेट डेटा मॉडल क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां पे कर्सर, अब आपको जाना होगा पावर पिवट टैब के अंदर। ये पावर पिवट का टैब अलग से बन के लेटेस्ट वर्जन है, उसमें कैसे आया ये मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, उसको एक बार आप देख लीजिए। कस्टमर इवन से मैं कैसे उठा के लेकर आया हूं। अब हम क्या करेंगे, ये पावर पिवट में मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे मैनेज। इस इंटरफेस में अब हमें क्या करना है, मेरे पास जो टेबल रखे हैं वो डेस्कटॉप पे है ना, अदर सोर्सेस, दैट मींस क्या एक्सेल का ही फाइल है बट अलग लोकेशन रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम डेटाबेस अगर होता तो एसक्यूएल समरी एक्सेस से डेटा, ये भी मैं करके दिखाऊंगा आगे। अभी मेरे पास है फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां पे आप जाएंगे और यहां पे सबसे नीचे आपको मिलेगा
मिलेगा नोटपैड और एक्सेल का फाइल। यहां से मुझे कौन सा फाइल इंपोर्ट कराना है, एक्सेल का फाइल इंपोर्ट कराना है। नेक्स्ट बटन में प्रेस किया, यहां पे आपको पाथ देना होगा, वो फाइल कहां रखा हुआ है, वो मेरा है डेस्कटॉप रखा हुआ, मैंने ले लिया सबसे पहले customer.xlsx। ओपन पे क्लिक, सीधे अभी नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो वो जो आपका हेडर होता है, जो टॉप फील्ड होता है हेडर, वो नहीं उठाएगा, उसकी जगह पे कुछ आपका पर्टिकुलर वैल्यू उठा लेगा, तो अजीब सा लगेगा देखने में। आपको कहना होगा इसको यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर, जो आपका पहला रो है उसको एज अ कॉलम हेडर लेना चाहिए इसे, ये आपको चेक करना होगा। अब आपको करना होगा नेक्स्ट पे क्लिक, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको जो उस फाइल के अंदर जो जितने भी रिकॉर्ड है उसको इंपोर्ट करा लेगा। यहाँ फिर इस पे प्रेस कीजिए और ये सारे के सारे रिकॉर्ड आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। क्लोज बटन पे प्रेस करते ही वापस आपका सारा डेटा, अभी जो ये डेटा आपको यहाँ दिख रहा है ये एक्सेल नहीं है, ये पावर पिवट इंटरफेस में डेटा रखा है डेटा मॉडल के अंदर, ठीक। और ये तो एक काम हो गया, यहाँ पे अभी आगे चल के और हमें सीखना है जिसमें ये जो ऐड कॉलम है ना, यहाँ पे आप कुछ भी मैनिपुलेशन की बात करते हैं वो सारे के सारे मेजर्स यहाँ लिखूंगा।
यहां लिख सकता हूं मैं, यहां जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी मेजर्स का हिस्सा है। ये अब हम उससे चीज पा चुके हैं, धीरे धीरे मेजर्स वाली बातें सीखना स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक, तो ये एक डेटा भी आपने डेटा मॉडल में ऐड किया है, कस्टमर नाम का टेबल देख लीजिए नीचे। ठीक, अभी तो मेरे पास दो टेबल और है, फिर से वही सेम प्रोसेस, फ्रॉम अदर सोर्सेस, और यहां पे नीचे चले जाइए, यहां पे ले लिया एक्सेल फाइल, नेक्स्ट पे क्लिक, वो मेरा पाथ प्रोडक्ट के लिए ये रहा ओपन, और मैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर ये लेना जरूरी है, यहां पे ले लिया और नेक्स्ट और फिनिश। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट का डेटा आ गया है। और अब बात करते हैं तीसरे टेबल की। मेरे पास ये सेल्स टेबल है, ये अलग से रखा हुआ है। तो एक तो प्रोसेस जिस तरीके से आपने डेटा को इंपोर्ट किया था वैसे कर सकते हैं, या आप पावर पीओट पे सीधे ऐड करा सकते हो इस डेटा को, किसमें, डेटा मॉडल के अंदर डायरेक्ट ऐड करा सकते हैं, तभी प्रोग्राम नहीं होगा। ये देख लीजिए ऐड हो गया, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं हम सेल्स। तो ये तीनों टेबल आपके पास अब डेटा मॉडल में ऐड होके उस पे मैनिपुलेशन करवाने के लिए तैयार है। तो अब इसका एक काम करते हैं, ये डेटा व्यू है ना, ये रहा कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल और सेल्स टेबल, ये डेटा व्यू है। इसको मैं डायग्राम व्यू में ओपन करके दिखाता हूं, तभी तो रिलेशनशिप बना पाऊंगा। मैंने डायग्राम व्यू ओपन कर दिया और यहां से इस तरीके से करके डायग्राम व्यू में आपका जो रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। कैसे, सेल्स टेबल जो है आपका मेन टेबल हो गया, इस टेबल का जो ये फील्ड है ये दोनों में कॉमन है, तो क्या करना होगा, सेल्स टेबल का कौन, कस्टमर आईडी, ये रहा, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, इसको यहां रख देता हूं, और इसको सेल्स टेबल का ये कस्टमर आईडी रिलेटेड है कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी से, पहला रिलेशनशिप ओके तैयार, देख लीजिए। वैसे ही सेल्स टेबल का कौन, प्रोडक्ट आईडी रिलेटेड है प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी से, ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप आपने एस्टैब्लिश कर दिया, और रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद तो इस डेटा के बेस पे जो भी काम करना चाहेंगे, जैसे आप वैल्यू लेकर आना चाहेंगे, चाहे आप पिवट टेबल के थ्रू या कुछ भी काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अब यहीं से पिवट टेबल क्रिएट करना है, मेरे पास यहीं ऑप्शन होगा होम टैब नहीं पिवट टेबल, इस पे क्लिक कीजिए, वापस कहां पे चले जाइए, न्यू वर्कशीट पे, ओके बटन प्रेस, और यहां पे आपको तीनों टेबल दिख रहा होगा, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। अब आपको जैसा चाहिए, कस्टमर टेबल का मान के चलते हैं, कस्टमर ये रहा आ गया, और यह कस्टमर से बढ़िया रहेगा एरिया ले लीजिए, एरिया आ गया। उसके बाद ये तो था कस्टमर टेबल का, दूसरा हो गया मेरे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ले लेते हैं कैटेगरी, ये ले लिया, और तीसरा मेरे पास है सेल्स। अगर ये रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में नहीं होता तो ये बहुत ही अजीब सा डेटा दिखाता, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, तो ये बहुत ही अजीब सा डेटा दिखाता, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट डेटा तीनों के बेस पे आपके सामने रखना है। अगर मैं रिलेशनशिप हटा दूं तो ये डेटा आपको अजीब सा दिखे, यही इसका डेटा व्यू है, और यहां पे क्लिक कर देने के बाद ये इसका डायग्राम व्यू है। डेटा व्यू में आपको जो भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करने होंगे वो आपको यहां पे अलग कॉलम आपने पढ़ा है ना, कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, पिवट टेबल के अंदर उसका छोटा था दायरा, बहुत छोटा दायरा था किसका, कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम का, उसमें छोटे मोटे हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन, छोटा इफ वगैरह चला लिया, वो छोटे मोटे काम कर पाते थे किसमें, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में। बट यहां पे इसका दायरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडेड है, आप बहुत सारे जो है यहां पे मैनिपुलेशन कर सकते हो अपने डेटा के साथ, और बहुत सारे मेजर्स अप्लाई कर सकते हो। तो पिवट टेबल से एक कदम आगे बढ़ते हैं हम लोग, पावर पिवट को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें हमने डेटा को उठा के डेटा मॉडल में ऐड करने का बेनिफिट दिखा। अभी आपको सिर्फ बेसिक बेनिफिट दिखाया हूं डेटा मॉडल में ऐड करने का, बहुत छोटा डेटा था वो। अगर मेरे पास 5 लाख 10 लाख 50 लाख रो हो तो डेटा मॉडल में ऐड करके उसके ऊपर काम करना और उसके बाद मैनिपुलेशन करना हो कितना आसान होता है, ये झलक आपको पावर पिवट सीरीज में आगे देखने को मिलता है। मैनिपुलेशन तीसरा मेरे पास है सेल्स। अगर ये रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में नहीं होता तो ये बहुत ही अजीब सा डेटा दिखाता, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट डेटा तीनों के बेस पे आपके सामने रखना है। अगर मैं रिलेशनशिप हटा दूं तो ये डेटा आपको अजीब सा दिखे, यही इसका डेटा व्यू है, और यहां पे क्लिक कर देने के बाद ये इसका डायग्राम व्यू है। डेटा व्यू में आपको जो भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करने होंगे वो आपको यहां पे अलग कॉलम आपने पढ़ा है ना, कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, पिवट टेबल के अंदर उसका छोटा था दायरा, बहुत छोटा दायरा था किसका, कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम का, उसमें छोटे मोटे हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन, छोटा इफ वगैरह चला लिया, वो छोटे मोटे काम कर पाते थे किसमें, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में। बट यहां पे इसका दायरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडेड है, आप बहुत सारे जो है यहां पे मैनिपुलेशन कर सकते हो अपने डेटा के साथ,
और बहुत सारे मेजर्स अप्लाई कर सकते हो। तो पिवट टेबल से एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम लोग पावर पिवट को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें हमने डेटा को उठा के डेटा मॉडल में ऐड करने का बेनिफिट दिखा। अभी आपको सिर्फ बेसिक बेनिफिट दिखाया हूं डेटा मॉडल में ऐड करने का। बहुत छोटा डेटा था वो। अगर मेरे पास 5 लाख 10 लाख 50 लाख रो हो तो डेटा मॉडल में ऐड करके उसके ऊपर काम करना और उसके बाद मैनिपुलेशन करना कितना आसान होता है, ये झलक आपको पावर पिवट सीरीज में आगे देखने को मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं आप लोग और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करते जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू द चैनल। थैंक यू दिल से। हम लोग यदि अपने चहेते एक्सेल की बात करें और उसमें हम फाइल साइज अगर केबीज से अगर एमबीज की तरफ चले तो हमारे ये चहेते एक्सेल साहब दम तोड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही फाइल अगर केबीज से एमबीज की तरफ जाता है, दैट मींस 10 एमबी 20 एमबी 30 एमबी का अगर फाइल हो तो हमारे ये चहेते साहब जो है एक्सेल ये दम तोड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा गोला घूमते हुए, आपने गौर किया होगा। लेकिन हमारे पास कुछ टूल ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दे सकता है, नहीं देता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा हाउ टू कंप्रेस द नॉन नॉर्मलाइज्ड डेटा यूजिंग पावर पिवट। तो आगे लेके चलता हूं। वीडियो में आप सभी लोगों को और एमबीज के फाइल को केबीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं यूजिंग पावर पिवट। तो आप लोगों को ये डेस्कटॉप पे एक फाइल दिख रहा है पावर पिवट कंप्रेस्ड करके, और ये फाइल का साइज केबीज में नहीं एमबीज में है 23.9 एमबी। और ये 24 एमबी का जो ऑलमोस्ट फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने बताया था ये गोला घूमना स्टार्ट हो जाएगा। वो झलक आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एक्सेल का फाइल है और आप भी सो जाइए और मैं भी सो जाता हूं, ठीक है। बड़े आराम से ये बहुत टाइम लेके खुलेगा। देख लीजिए अभी भी ये देखो, मैंने बोला था गोला घूमना स्टार्ट, ये रहा प्रोसेस प्रोसेस और प्रोसेस। जबकि बहुत छोटा फाइल है, 24 एमबी का फाइल है, तब भी कितना टाइम ले रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूं एक ब्लैंक स्क्रीन, एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूं जिसमें मैं यही फाइल जो है इस फाइल को मैं कंप्रेस करके यूजिंग पावर पिवट। तो मैं अब क्या करता हूं, इसी नॉन नॉर्मलाइज्ड फाइल को पावर पिवट में लेके चलता हूं और देखते हैं कि कुछ हमारा पावर पिवट जो है इस फाइल का साइज कुछ हद तक रिड्यूस कर पाता है कि नहीं। वो जो 24 एमबी है उसको 21-20 एमबी तक लेके आ पाता है या नहीं, या उससे ज्यादा ला पाता है। लेट मी चेक। हमने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया है और इस ब्लैंक वर्कबुक में अब मैं जाना चाहूंगा पावर पिवट। और पिवट के बाद कहां जाना चाहेंगे, मैनेज, ठीक है। और यहां से वो जो हमारा वर्कबुक है, जो डेस्कटॉप रखा हुआ है फाइल 24 एमबी वाला फाइल, उस फाइल को क्या करेंगे, यहां पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। और इंपोर्ट कर लेने का मतलब क्या, डेटा मॉडल में आपने ऐड कर लिया ना, उस डेटा को उठा के डेटा मॉडल में ऐड कर लिया। आप 10 लाख 20 लाख 40 लाख रो होगा तो डेटा मॉडल में उठा के उसको ऐड कर लेंगे। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहां पे जाएंगे और मेरा फाइल किस चीज का है, एक्सेल का फाइल है। ये देखिए हमारा मिल गया एक्सेल का फाइल। इवन नोटपैड का फाइल अगर आपके पास हो और कितना भी हैवी फाइल हो, उसको आप और पिवट में ला के देखिएगा, बहुत ही छोटा टीनी फाइल बना देगा, बिल्कुल छोटा साइज, कंप्रेस करके उसको। लेकिन कंप्रेस करने के कई सारे मेथड होते हैं, जिस मेथड को फॉलो करके ये कंप्रेशन किया जाता है। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि जो कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के पीछे ही तो कुछ ना कुछ एल्गोरिथम चलाता होगा ना, वो क्या एल्गो चलाता है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ कंप्रेशन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा फाइल कौन सा है, एक्सेल का फाइल है। इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसे लेते हैं यूज हेडर, ब्राउज़र चले जाते हैं और मेरा फाइल रखा हुआ है, ये डेस्कटॉप पे फाइल रखा हुआ है पावर पिवट कंप्रेस। ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट। तो हमारे पावर पिवट ने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इंपोर्ट इन प्रोग्रेस चल रहा है और ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं, बस थोड़ा सा गोला घूम है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके डेटा को एक जगह से लेकर करके डेटा मॉडल में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब दोबारा एडिट करने के मूड में लेके आते हैं तो टाइम लगाते हैं, एक बार ओपन करने में टाइम लगाते हैं, उसके बाद आप पे काम कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए कितने रोटेट करके आपको 7,82,000 का है इसमें, वो उतने सारे रो आपको क्लिक करके देख लिया। क्लोज कर दिया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा जो डेटा मॉडल में अब हमारा डेटा ऐड हो चुका है। यहाँ आप लोग टैक्स मेजर्स लिख सकते हैं और बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये टैक्स मेजर्स लेके हाजिर होगा, बहुत सारे फंक्शन इंट्रोड्यूस होंगे इसमें टैक्स के, ठीक है।
पहले जो हमारा जो बेस वाला काम है वो पहले फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाना बनता है, उसके बाद तो आपको डाइव डीप में लेके जाना वो हम दोनों का काम है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आ चुका है डेटा सेट, जो डेटा था एक्सेल वाला फाइल वो मेरे पास इस डेटा मॉडल में ऐड हो चुका है। ठीक है, डेटा मॉडल में ऐड होने के बाद अब काम हमारा खत्म हो चुका है, इस फाइल को क्लोज करके सेव कर देते हैं। फिर चेक करते हैं कि कुछ फाइल का साइज कम हुआ है वही रहा, तो नीचे कर देते हैं इसको क्लोज और इस फाइल को उठा के यहाँ लिखेगा, ऐसा नहीं पता एक्सेल मॉडल में बैठ के, नहीं वो डेटा मॉडल में लिखेगा। जब आप और में जाएंगे तो यहाँ एक्सेल में लिखेगा फाइल, आपको काम लिखेगा तो मैनेज लिखेगा, हाँ लिखेगा डेटा मॉडल में रखा हुआ फाइल और में लिखेगा। ठीक है, तो और को यहाँ से क्लोज किया और यहाँ से मैं फाइल को कर देता हूँ सेव। फाइल को इस बार मैं सेव करके कुछ और नाम दे रहा हूं, यहां पे मैं नाम दे रहा हूं टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्ट डेटा नाम से मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं और वापस लेके चलता हूं आपको डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि दोनों फाइल के साइज में फर्क है या नहीं। ये लीजिए हम आ गए डेस्कटॉप पे और हमारा जो पावर प्यूर कंप्रेस वाला फाइल ओरिजिनल फाइल था वो एज इट इज है वहां पे 23.9 एमबी। ठीक, और जो हमारा टेस्ट डेटा पावर प्यूर वाला फाइल जरा उसके ऊपर नजर घुमाएं और जरा स्पीकर से लेके जाएं। मैंने बोला था मैं आप लोगों को एमबी से केबी के सफर पे लेके जाऊंगा, वही हुआ। ये 23.9 एमबी का फाइल कन्वर्ट होके 181 केबी में आ चुका है। आपको यहां पे एक्सेल फाइल दिखेगा, वहां पे आपको और डेटा मॉडल डेटा ऐड रखा हुआ है। ठीक है, तो जरा फाइल के साइज जरा फर्क देखिए तो अब आपको पता चला उतना ऑप्टिमाइज क्यों है, क्यों इतने सारे कॉलम्स और रो को अपने अंदर संभाल लेता है। बहुत लार्ज डेटा भी होगा तो और काम नहीं होती है, आप उस पे काम कर सकते हो 30 40 लाख रुपए, जबकि आप एक्सेल में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसका मैक्सिमम जो लिमिट है वही बेचारा 10 लाख के आसपास, 10 लाख 40 लाख के आसपास बात करूं। ठीक है, ये वजह है। मैं इस पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा किसके पीछे क्या एल्गोरिथम चलता है ये, जिसकी वजह से इतना ज्यादा फाइल की साइज को कंप्रेस कर पाता है। क्योंकि ये जो फाइल का कंप्रेसर है ये आपको गाइड करेगा फाइल टू फाइल। किसी फाइल में अगर ज्यादा डुप्लीकेट नहीं होंगे तो हो सकता है इतना फाइल को कंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन मैक्सिमम 50-60% को कंप्रेस कर देगा तो आप लोगों को और ड्यूटी ड्यूटी का ये अंदाजा लगा होगा कि उतना ज्यादा रिकॉर्ड ये अपने अंदर कैसे संभाल लेता है और उस फाइल को कंप्रेस करके कितना छोटा बना सकता है। साथ ही साथ आज का वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से सवाल समझ गया आप लोगों से कि आपने एक्सेल सीखा है, एडवांस एक्सेल सीखा है और कोई और हमारे पावर क्यूट का सीरीज ऑलमोस्ट पैरेलल चला है और कोई थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसको हम थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जैसे पावर क्वेरी में मैंने फोल्डर के डेटा को इंपोर्ट करना सिखाया था, पावर क्वेरी है आपके पास, क्या पावर क्वेरी में हम फोल्डर के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं कर सकते हैं लेकिन करना चाहते हैं तो भी बताइए, या तो आप बताएंगे या नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको जिंदगी में हर दिन हर कदम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखते हुए कुछ ना कुछ अपने स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे होंगे और जनता नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई वैल्यू एडेड कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू माय चैनल, थैंक यू दिल से। अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा को उठा के डेटा मॉडल में रखना मतलब और लोड करना और उसके बाद तब तो एनालिसिस का काम करेंगे। तो और लोड करने की वीडियो खरीदने आप लोगों के सामने आ रखता हूं। मेरे पास अगर डेटा जो है वो अदर सोर्स का डेटा है, वो 3 4 5 फाइल है मेरे पास जो कि किसी फोल्डर के अंदर है। उस फोल्डर के डेटा को इंपोर्ट करके मैं डेटा मॉडल में ऐड करना चाहता हूं और लोड में हमारे पावर कीबोर्ड में फोल्डर से इंपोर्ट करने का फीचर अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है काम करना। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं भी है तो कोई और फीचर किसी और के थ्रू क्या मैं पावर कीबोर्ड में फोल्डर के डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूं? वीडियो हमें आगे देखने को मिलेगा कि ये पावर कीबोर्ड में ही फीचर अवेलेबल है, इंपोर्ट फोल्डर या मैं किसी और के सहारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचीव करूं। तो मेरे सामने ये है फोल्डर
इस फोल्डर के अंदर है फाइल्स, देख लीजिए 2006 और 2007 का डेटा है, कितने भी फाइल्स आप एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं उसको दिखाऊंगा। अब ये मैंने एक्सेल शीट ओपन कर लिया और यहाँ पे मुझे पावर पीओ में, ये हमारे पास पावर पीओ, इसमें मुझे उस फोल्डर को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मतलब मुझे डेटा मॉडल डेटा को ऐड करना है। अगर मेरे पास यहीं पे डेटा होता तो सीधे करके ऐड डेटा मॉडल, बट मेरे पास किसी अदर सोर्स पे है तो उस पे हम क्लिक करेंगे मैनेज। मैनेज में जाके हमें अदर सोर्स से डेटा को उठाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जिस सोर्स से हमें डेटा चाहिए, हमें फोल्डर से चाहिए, वो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं है। तो फ्रॉम डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर एक्सेस यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ होना चाहिए। एसक्यूएल जो एक्सेस का डेटा हम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इवन एक्सेल का तो कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोल्डर जैसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। आपको देखिए मुझे बताएं, ये सारे फाइल तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे फोल्डर जैसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है लेकिन हमें तो फोल्डर से ही डेटा को ऐड करना है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पावर पीओ में ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, किसी दूसरे का सहारा लेके अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें तो वही सहारा लेने की बात करते हैं। इसी का दूसरा भाई ईटीएल हमारा है जिसका नाम है पावर क्वेरी। क्या पावर क्वेरी में फोल्डर से डेटा को इंपोर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, एक बार चेक करते हैं। पहले इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपने कोई डेटा मॉडल डेटा को ऐड नहीं किया। हम चलते हैं एक बार डेटा टैब में, डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा टाइम्स पावर क्वेरी की बात करते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आ जाने के बाद आप इसमें देखते हैं गेट डेटा में क्या ऑप्शन है, फ्रॉम फाइल, और बिल्कुल 100% ऑप्शन है फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम पीडीएफ, या तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे मेरे पास ये इंपोर्ट फ्रॉम फोल्डर वही फाइल है जिसको मुझे इंपोर्ट करना है, जिसके 2 फाइल रखे हुए हैं। ये फाइल मिल गया, इसको मैंने सर्च करके ओपन कर दिया। कर लिया ओपन जी। लेकिन आप तो सर ये तो आप पावर क्वेरी हमें तो पावर पीओ में करके दिखाई। वेट, अब ये पावर क्वेरी ओपन हुआ है, ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा फाइल को कंबाइन करने का। पहले फाइल को कंबाइन कर लें, उसको देखते हैं और जो पे भी लिख देंगे इसको। ये आ गया डेटा का 2 फाइल है, टेक्स्ट वाला 2 फाइल है, यहाँ पे एक्सेल फाइल रख सकते हैं, कोई भी फाइल टाइप होगा कोई नहीं है, कई सारे फाइल सेलेक्ट करके इन सब चीजों की अभी हमें जरूरत ही नहीं है, हटा दिया। हमें ये बस बाइनरी फाइल चाहिए और इस कंटेंट को उठा के क्या कर देंगे, यहाँ पे कंबाइन फाइल्स। अब ये कंबाइन होकर एक फाइल मर्ज हो जाए, ठीक है। अभी तक पावर क्वेरी नहीं, ये रहा वो फाइल मर्ज होने के कगार पे है, मर्ज हो चुका है और अब आप ओके बटन पे प्रेस कीजिए, ठीक है। ये उठा के डेटा को फाइल को मर्ज करके कंबाइन करके एक में कर देगा तो डेटा फाइल आ गया। उसके बाद प्रोसेस देखते हैं क्या करना चाहिए हम लोगों को। ये डेटा आपका मर्ज होकर सिंगल फाइल में, इसके बाद का जो स्टेप स्टार्ट होता है वो पावर पीओ वाली फाइल होती है जहां पे हमें डेटा मॉडल में फाइल करना है। अभी तो पावर पीओ तो यहाँ पे अब आपको करना है क्लोज एंड लोड नहीं, क्लोज एंड लोड टू, पावर क्वेरी क्लोज एंड लोड टू क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इंपोर्ट डेटा का आएगा जिसमें टेबल मिलेगा, बना सकते हैं आप यहीं टेबल ओके बटन प्रेस कर देंगे तो ये टेबल एज अ डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। मतलब आपके 50 लाख 70 लाख ऐसे रो हो आपका जो एक्सेल है वो हम तो डेटा पावर पीओ नहीं तो लार्ज अमाउंट डेटा के लिए, ठीक है। तो टेबल नहीं चाहिए, प्योर टेबल नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा की यहाँ एक्सेल में जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन स्टैब्लिश करके छोड़ दिया। कलेक्शन स्टैब्लिश कर दिया और आपको टाइम आ गया है, आपको डेटा मॉडल मतलब पावर पीओ की दिखाने का। यहाँ पे अगर आपने इसको चेक कर दिया, उसी डेटा को जो डेटा आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं फोल्डर के थ्रू, उस डेटा को उठा के डेटा मॉडल में ऐड कर दिया और डेटा मॉडल में क्या हुआ और जो है वो जब उसी डेटा को जो डेटा आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं फोल्डर के थ्रू, उस डेटा को उठा के डेटा मॉडल में ऐड कर दिया और डेटा मॉडल में क्या हुआ और जो है वो जब भी आप डेटा मॉडल की बात करें तो पावर पीओ की बात करें। अब यहाँ से कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपने डेटा मॉडल में डेटा ऐड कर दिया और डेटा मॉडल में ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे सारे वो सिंपल फाइल दिखेंगे कनेक्शन स्टैब्लिश होते हुए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, कनेक्शन हो गया फाइल के बीच में। और अब हम चलते हैं अपने पावर पीओ पे, अब हम चलते हैं मैनेज पे और देखते
देखते हैं वो डेटा था, अगर वो डेटा मॉडल में ऐड हुआ है तो यहाँ अपने आप आ जाना चाहिए। अगर यहाँ अपने आप आ गया तो डेटा मॉडल में ऐड हो चुका है। ये रहा वो डेटा जिसको हम कर रहे थे कि डेटा मॉडल में अगर ऐड किया दैट मींस क्या आपने पावर ट्यून करना है। ठीक है, तो अगर हम पावर ट्यून में इंपोर्ट फोल्डर को यूज करना चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम पावर क्वेरी के एसोसिएशन के साथ ये काम कर सकते हैं, जिसको मैं दिखाने की कोशिश की आप लोगों के सामने पावर क्वेरी का हेल्प लेते हुए पावर ट्यून में इंपोर्ट फोल्डर यूज करिए। अब पावर क्वेरी में एक आगे होने गया है, डेटा को इंपोर्ट करना मैं इसलिए सिखा रहा हूं पहले फंडामेंटल की बात करें कि जब आपको डेटा इंपोर्ट करना है, डेटा के साथ खेलना आएगा तब उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सोर्स से डेटा को अगर आपको इंपोर्ट करना है, मैंने कई सारे मेथड आप लोगों के सामने रखे हैं, आप इंपोर्ट करिए, उसके बाद उस डेटा के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जिसमें हमें अभी जरूरत होगी फंक्शन भी लगाने की। ठीक है, तो अब उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू योर चैनल। थैंक यू दिल से। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इस DAX फंक्शन के कॉन्सेप्ट और इसके इंप्लीमेंटेशन को क्यों यूज करते हैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स और रो कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और इससे एसोसिएटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करूंगा। आगे लेके चलता हूं वीडियो में और आगाज करता हूं इस DAX फंक्शन के कॉन्सेप्ट। इनिशिएटिव ये क्या हुआ कमांड। किसी भी आउटपुट को अचीव करने के लिए फंक्शन ही तो लगाना है। तो अगर मैं चाहूं तो सीधे फंक्शन एग्जीक्यूट करना, फंक्शन लगाना आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरी लगता है कि उससे पहले क्यों लगा रहे हैं, जो एक्सेल का फॉर्मूला हमने सीखा है और जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं DAX कॉन्सेप्ट, कुछ फर्क है या वही कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले DAX के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो आप कम से कम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मूला में और DAX की अहमियत का आपको अंदाजा लगेगा। तो आगाज कर रहा हूं इस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट को, DAX की बात कर रहा हूं और साथ के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो अब हम सीखने जा रहे हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मूला लैंग्वेज है। दैट मींस वो जो अभी तक हम सफर तय करते आए हैं एक्सेल में, वो सफर अभी साथ चलने वाला है। तो ये DAX फंक्शन हमें यूज करने वाला है जो हमारे मॉडल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटा, उसके बेस पे कुछ नया इंफॉर्मेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। साथ के साथ अभी जो मैं मेजर्स की बात कर रहा था, वो कैलकुलेटेड फील्ड आपने एक्सेल में पढ़ा था, वही तो है कैलकुलेटेड फील्ड जो मेजर्स भी कहलाता है। कैलकुलेटेड फील्ड्स और मेजर्स दोनों एक ही है। साथ के साथ इस DAX फंक्शन का सिंटैक्स एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेंगे, किसके, एक्सेल के, एक्सेल फॉर्मूलाज के, लेकिन उससे कई ज्यादा पावरफुल। और साथ के साथ इस DAX को डिजाइन किया गया है रिलेशनल डेटा के लिए, ना कि डेटा रेंज के लिए। और अब एक और सवाल, अगर मुझे ये जानना हो कि वेयर टू यूज दिस DAX फॉर्मूला एंड व्हाई, तो आंसर ये है इट इज यूज्ड टू क्रिएट मेजर्स, टू क्रिएट कॉलम्स, टू क्रिएट क्वेरी पावर पिवोट। ये तीनों पर्सपेक्टिव और इवन इससे कई ज्यादा मैं इस DAX फॉर्मूला के थ्रू अचीव करूंगा। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं इस DAX के बारे में, तो आप इसको एक्सेल का ही अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते थे पहले C, तो C के बाद पढ़ा जाता है C++। उसी तरीके से अगर मैं DAX कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं एक्सेल फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुका हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ये DAX फॉर्मूला है ये है एक्सेल फॉर्मूला प्लस। और इस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें ये चार कॉन्सेप्ट बहुत अहम होंगे, जिसमें कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स, रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं आगे के सीरीज में। तो अब इसके सबसे अहम कॉन्सेप्ट में से एक हम बात करना चाहेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड मेजर्स के बारे में। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देना चाहूंगा कि कैलकुलेटेड कॉलम्स का क्या काम और कैलकुलेटेड मेजर्स का क्या काम। पहले बात कैलकुलेटेड कॉलम्स। तो अब